स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो TCC और O लेवल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन हम यहाँ पर लेके आए हैं। अपने हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाया है और कवर किया है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उसी में से आए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन बाय द चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज के द्वारा वो कौन सा पहला कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए एनालिटिकल इंजन, और ऑप्शन नंबर बी आपका है डिफरेंस इंजन, और ऑप्शन नंबर सी आपका है कोलेसस, और ऑप्शन नंबर डी है इनिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज के ही द्वारा डेवलप किया गया था 1833 में, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था। और डिफरेंस इंजन जो है ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डेवलप किया गया था 1822 में, 1833 में और 1822 में। तो पहला यहाँ पर पूछ रहा है जो डिज़ाइन किया गया है चार्ल्स बेबेज के द्वारा वो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, वो डिफरेंस इंजन हो जाएगा। डिफरेंस इंजन की शुरुआत 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इसमें सॉफ्ट और गियर लगे हुए थे और ये इंजन भाप से चलती थी। सॉफ्ट और गियर का मतलब क्या होता है, जो स्पीड को कम और ज़्यादा करती है। 1833 में इन्होंने डिफरेंस इंजन का एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। एनालिटिकल इंजन जो था वो आपका आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मशीन था। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक भी कहते हैं। तो साथ साथ में थ्योरी भी आप समझते रहेंगे। कोलेसस जो है 1943 से 1945 के बीच में इसको डेवलप किया गया। टॉमी फ्लावर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और ये परफॉर्म करता था, किस पे काम करता था, बूलियन और काउंटिंग ऑपरेशन पर ये काम करता था कोलेसस। इनिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये कंप्यूटर है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो एक क्वेश्चन में कई आंसर आपको मिलेंगे और सारे ऑप्शंस से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स हम यहाँ पर समझते चलेंगे। तो डिफरेंस इंजन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इट्सैक, इडवैक, यूनिवैक और यूनिवैक इनिक का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड फॉर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी इट्सैक इसको कहते हैं, इट्सैक इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसको हम क्या कहते हैं, इडवैक, क्या कहते हैं, इडवैक। इडवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी यूनिवैक इसको कहा जाता है, यूनिवैक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये आपका इनिक है, तो क्या है, इनिक है। तो सभी के फुल फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर उन सारे के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई सही नहीं हुआ, सारे के सारे सही हैं। इट्सैक है, इडवैक है, यूनिवैक है और इनिक है, सारे के फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जॉन मुकले एंड जे पेरेस्फर एकर्ट आर द इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर, यानी जॉन मुकले और जे पेरेस्फर एकर्ट जो थे वो किस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। तो पहला यहाँ पर दिया गया है इनिक। इनिक का फुल फॉर्म अभी हमने बता दिया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो डिज़ाइन किया गया था 31 मार्च 1951 में डिज़ाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनिक है, जे पेरेस्फर एकर्ट एंड जॉन विलियम मुकले के द्वारा 15 फरवरी 1946 को डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है जॉन मुकले और जे पेरेस्फर एकर्ट के द्वारा कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया था, इनिक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, इनिक। इडवैक के बारे में भी समझ लेते हैं। इडवैक क्या, इट्सैक के बारे में क्या होता है। इट्सैक को 6 मई 1949 में मॉरिस बिल्केस के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, मॉरिस बिल्केस के द्वारा डेवलप किया गया था। फ्रांटी मार्क 1 इसे हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज मैनचेस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैनचेस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेडी विलियम्स एंड टॉम किल्बर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में इन्होंने फ्रेडी विलियम और टॉम किल्बर्न के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया या किसने इसको आविष्कार किया था।
तो चार्ल्स वेवेज ने जो आविष्कार किया था वो डिफरेंस इंजन का 1822 में और एनालिटिकल इंजन का 1833 में, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। सेमन कोस्कार, ये फर्स्ट यूज टू पंच कार्ड फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर इन 1805 में कंट्रोल लूम, ये कंट्रोल यानी लूम में 1805 में ही इन्होंने यूज़ किया था इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। किसने? सेमेन कैर्सकॉव, इन्होंने डेवलप किया था 1805 में, लेकिन ये लूम यानी जैकवार्ड लूम में जो मशीन होती थी उसमें यूज़ किया गया था। हरमन होलिरिथ का एक्चुअल जो इन्वेंटर है वो हैं हरमन होलिरिथ। पंच कार्ड के जो एक्चुअल में इन्वेंटर हैं वो क्या कौन है? हरमन होलिरिथ। हरमन होलिरिथ नाउ यूज देम टू स्टोर डेटा इन 1880, यानी 1880 में इन्हें डेटा को स्टोर करने के लिए हरमन होलिरिथ ने इसको यूज़ किया था। हरमन होलिरिथ का इतिहास अगर पढ़ें तो इन्होंने टैबलेटिंग मशीन, एक कंप्यूटर था टैबलेटिंग मशीन, तो टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार इन्होंने किया था 1880 में। 1880 में हरमन होलिरिथ ने एक टैबलेटिंग मशीन की स्थापना की थी और इसमें पंच कार्ड में इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। किसमें? इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में इन्होंने एक टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना कर ली। हरमन होलिरिथ ने 1896 में एक टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना कर ली, जिसे 1924 में जाकर इसका नाम चेंज कर दिया गया, IBM कर दिया गया। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया। तो एक्चुअल इन्वेंटर जो है वो आपके हरमन होलिरिथ हैं पंच कार्ड के। जोसेफ मैरीज जैकवार्ड लूम के बारे में हमने बताया था। जैकवार्ड लूम जो था वो जोसेफ मैकीर जैकवार्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। जैकवार्ड लूम नोन एज प्रोग्रामेबल लूम, इसे 1801 में डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हरमन होलिरिथ ने ही पंच कार्ड का आविष्कार किया था क्योंकि इन्होंने आगे यूज़ किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेट हरमन होलिरिथ इन्वेंटेड डेटा स्टोर ऑन पंच कार्ड दैट कुड देन बी रीड बाय द मशीन, यानी कब इन्होंने आविष्कार किया था पंच कार्ड को स्टोर करने के लिए, कब पंच कार्ड का आविष्कार किया था? तो 1622 में जो था वो स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ। किसका? स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ और ये विलियम एट्रेट के द्वारा किया गया था। 1617 में नेपियर्स बोन्स के द्वारा, जॉन नेपियर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इस कंप्यूटर का नाम था नेपियर्स बोन्स, जो हड्डियों से बनी हुई एक कंप्यूटर थी। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का काम किया जाता था। फिर 1671 में मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लिबनीज को डेवलप किया गया, यानी ये कंप्यूटर का नाम है और इसको डेवलप किसने किया? गॉडफ्रीड विल्हेम्स लिबनीज के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के लिए यूज़ किया जाता था। आज के समय में भी इसका यूज़ किया जाता, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लिबनीज का यूज़ आज के समय में भी किया जाता है। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में किया जाता है। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में किया जाता है, यानी स्पीड मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लिबनीज का। 1880 में पंच कार्ड का आविष्कार किया था किसने? हरमन होलिरिथ में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन द लेट हरमन होलिरिथ इन्वेंटेड डेटा स्टोर ऑन पंच कार्ड, यानी डेटा स्टोर किया जाता था पंच कार्ड में, दैट कुड देन बी रीड बाय द मशीन। उस मशीन का नाम क्या था? उसका मशीन था पंच कार्ड और उसको आविष्कार किया था हरमन होलिरिथ के द्वारा किया गया था और उस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन, जिसे हम टैबलेटिंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज इन फर्स्ट कंप्यूटर? फर्स्ट कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया गया? तो यहाँ पर पूरा का पूरा जनरेशन हमने दे दिया है। एक जनरेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा एक साथ में, एक क्वेश्चन में आप एक आंसर ना ढूंढिए, पूरा सारा का सारा आंसर ले लीजिए इसमें। तो पहला जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार सेकंड जनरेशन में हुआ था और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? विलियम शोकले के द्वारा 1947 में किया गया था। इसका एक साथ सारा आंसर इसमें मिल रहा है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया और ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शोकले के द्वारा किया गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो IC थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन 1959 में जैक किल्वे के द्वारा
इंटीग्रेटर यानी आईसी का आविष्कार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में, कहीं कहीं पर 1908 भी आता है, तो ये ध्यान रखेंगे 1904, 1908 और 1905 भी कभी कभी लिखा होता है। तो 1904 एक्चुअल है, आप 1905, 1907 ये सन होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, कई अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा गया, 1904 आप मान के चलेंगे। और VLSI जो माइक्रो प्रोसेसर था वो आपका फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया। जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइन 1970 में इसका आविष्कार किया था। ULSI जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप था, 1880 में यूज़ किया गया, और इसमें AI का भी यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया। और AI का आविष्कार जॉन मैककार्थी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया 1980 में जॉन मैककार्थी के द्वारा AI का आविष्कार किया गया था। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाता है, आर्टिफिशियल बुद्धि देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेक कंप्यूटर बिलोंग टू, इनेक जो कंप्यूटर है वो किससे बिलोंग करता है, यानी किस जनरेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन दिए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो यूनिवैक थे, इनेक थे, इडवैक थे, IBM 650 और IBM 701। तो यहाँ पर इनेक आ रहा है आपका, तो फर्स्ट जनरेशन में इनेक का यूज़ किया गया था। इनेक जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में CDC 3600, यूनिवैक 1108, IBM 1620, CDC 1604, IBM 1401। IBM 1401 जो था वो एक सुपर कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हॉनीवेल 6000 सीरीज, TDC 316 PDA पर्सनल डेटा प्रोसेसर और IBM 360 सीरीज, IBM 370/168, ये सारे के सारे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में यूज़ किए गए। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ किया गया? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका स्टार 1000, डेक 10, PDP 11 और क्राई कंप्यूटर जो था ये भी आपका एक सुपर कंप्यूटर था। फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ किया गया? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक और अल्ट्राबुक। एक क्वेश्चन में ही सारा का सारा आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर यूज़ किए गए, सेकंड जनरेशन में कौन से यूज़ किए गए, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में और फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ किए गए, उन सारे को यहाँ पर हम समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI स्टैंड फॉर, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? VLSI का फुल फॉर्म जो होता है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको हम कहते हैं। इसको फोर्थ जनरेशन में इसका यूज़ किया गया। लार्ज स्केल का मतलब LSI, लार्ज स्केल का मतलब LSI, फार्मूला ट्रांसलेटर मतलब फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन जो है वो एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है। और ULSI का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ULSI। तो यहाँ पर VLSI पूछा गया है, तो VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज रीस्टार्टिंग अ प्रीवियसली स्टार्ट कंप्यूटर कॉल्ड, यानी कोई भी कंप्यूटर अगर पहले से स्टार्ट है उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वार बूटिंग। उसको क्या कहते हैं? वार बूटिंग। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहले तो बूटिंग हम समझ लेते हैं। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग यानी कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस को ही बूटिंग कहा जाता है। यानी जब हम पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं पावर बटन से तो कुछ टाइम के लिए प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोल्ड बूटिंग और दूसरा आपका वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर जब पूरी तरीके से बंद हो तो वो ठंडा हो जाएगा, यानी ठंडा रहता है, तो उसको हम जब पहली बार पावर बटन प्रेस करके ऑन करेंगे वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। अगर कंप्यूटर सिस्टम हमारा स्टार्ट है, उसको हमें दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग कहेंगे। तो यहाँ पर रीस्टार्टिंग द प्रीवियसली स्टार्ट द कंप्यूटर, पहले से स्टार्ट किया गया कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। ये वार्म बूटिंग। लॉग ऑफ और शटडाउन के बारे में भी समझ सकते हैं। लॉग ऑफ में क्या होगा? आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। लॉग ऑफ में, लॉग इन ऑफ में आपका स्क्रीन जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, और शटडाउन में आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, यानी पूरा कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, उसको हम शटडाउन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ बटन इन माउस, माउस में कितने बटन होते हैं। ये सवाल बढ़िया है। माउस का पहले आविष्कार हम समझ लेते हैं। माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा 1963 में किया गया था। माउस इस तरीके से कुछ माउस होता है और इसमें आपको ये बटन मिलेंगे इस तरीके से। ये जो बटन होता है ये लेफ़्ट बटन होता है और ये जो होता है ये राइट बटन होता है और इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। इन सारे का काम क्या होता है, लेफ़्ट बटन से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं या रन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं या रन करते हैं। और राइट बटन से हम मीनू जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, मीनू जनरेट करते हैं। मीनू जनरेट का मतलब जैसे आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में आने शुरू हो जाएंगे। स्क्रॉल से हमारा क्या होता है, पेज को अप करना है, पेज को अप करना है या डाउन करना है या स्क्रॉल करना है तो हम स्क्रॉल बटन। तो माउस में आपको देख रहे हैं 3 बटन दिखाई देते हैं। तो 3 बटन यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बी लगा देंगे तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, माउस में कभी कभी आपका जो सर्वर के लिए माउस यूज होता है, CUI में सर्वर के लिए जो यूज़ होता है उसमें आपके 2 बटन ही रहते हैं। उसमें आपका लेफ्ट बटन और राइट बटन 2 बटन ही रहते हैं। स्क्रॉल बटन आपका नहीं होता, स्क्रॉल बटन आपका नहीं होता है। इसलिए आपका माउस में जो बटन होंगे वो 2 या 3 बटन होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा माउस, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों आपके सही हैं। और माउस का आविष्कार 1963 में डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किलोबाइट मेक 1 मेगाबाइट, यानी 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो ये तो आसान है, कितने होते हैं, 1024 KB होते हैं, यानी किलोबाइट होते हैं। 1 MB बराबर यानी 1 MB बराबर 1024 KB, 1024 KB। अगर 8 बिट हैं आपके पास में, कितने, 8 बिट हैं, तो इसको हम कहेंगे 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। अगर 4 बिट हैं आपके पास में तो 1 निब्बल के बराबर होगा। कितने, 1 निब्बल के बराबर होगा। और 1 GB अगर आपके पास में है तो 1 GB बराबर कितना होगा, 1024 MB। अगर आपके पास में 1 बिट केवल है, 1 बिट है, तो ये 1 बाइनरी डिजिट होगा। क्या होगा, 1 बाइनरी डिजिट होगा। ये सबसे छोटा बिट, सबसे छोटा पॉइंट होता है और बाइट उससे बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट इज अ ब्लिंक, मैप सिंबल्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर पर जो ब्लिंक करता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो ऐसे आपका बना होता है। जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। पॉइंटर क्या होता है, माउस का जो पॉइंटर होता है उसको ऐसे एरो तरी बना होता है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है, ये मैकेनिकल माउस की तरह होता है, लेकिन ऊपर का भाग, नीचे का भाग ऊपर की तरफ होता है। ऊपर एक रबड़ की बॉल लगी होती है जिसको हम मूव कराते हैं। रबड़ की बॉल जिस डायरेक्शन में मूव होगा उसी डायरेक्शन में आपके स्क्रीन पर कर्सर भी मूव होगा। माउस तो हमने बना दिया 1963 में डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था और माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड ऑन, वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में पहले तो थोड़ा सा समझ लें, उसके बारे में देखेंगे डिपेंड किस पे करता है। जैसे मान लिया आपके पास में 2 GB रैम है, 2 GB का रैम है और आपने प्रोग्राम ओपन कर दिया 4 GB का, 4 GB का प्रोग्राम ओपन कर दिया। तो रैम पर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो सारे के सारे आपके इंफॉर्मेशन, जो चीज़ स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे किस पर लोड हैं, रैम पर लोड है। और रैम की क्वालिटी क्या होती है, वोलेटाइल होती है। ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। और ये वोलेटाइल नेचर में क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक ये आपका डेटा स्टोर करके रखेगा। जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो गई आपका जो भी डेटा स्टोर है वो सारे के सारे लॉस हो जाएंगे। अब मान लिया 2 GB के हमारे पास में रैम है और हमने एप्लीकेशन ओपन कर दिया 4 GB का, तो 4 GB का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा लेकिन आपका स्लो चलने लगेगा कंप्यूटर। तो स्लो इसलिए चलेगा कि 2 GB रैम है और आपका
क्या है 4 GB एप्लीकेशन है। तो बाकी जो 2 GB होंगे वो आपके हार्ड डिस्क स्पेस से ले लिया जाएंगे। किससे? हार्ड डिस्क यानी HDD से स्पेस जो भी बचा होगा उससे ले लिया जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से। और सेकेंडरी मेमोरी को आपको पता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना अगर करें तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्लो होती है और साइज़ में बड़ी होती है, स्पीड में स्लो और साइज़ में बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मेमोरी जो होगी वो 2 GB आपका सेकेंडरी मेमोरी से स्टोर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑन द डेटाबेस, ऑन द एड्रेस लाइन, ऑन द डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस से वो आपका ले लेगा, यानी हार्ड डिस्क से जो स्पेस होगा वो ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फर्मवेयर मीन, यानी फर्मवेयर का मतलब क्या होता है। तो फर्मवेयर को पहले आप समझ लेते हैं। फर्मवेयर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग के समय, हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग के समय ही उसको एम्बेडेड कर दिया जाता है, उससे जोड़ दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं। हार्डवेयर यानी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? यानी ऐसे हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर बनाया जाता है यानी मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी के अंदर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसी टाइम इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे आपका माउस हो गया, माउस में क्या होता है? माउस जैसे हम कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे इसमें तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि माउस अपने आप काम करता, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जैसे आप प्लग करेंगे वो ऑटोमेटिक अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रन हो जाते हैं, पहले से आपके पास में सॉफ्टवेयर होते हैं। पेन ड्राइव हो गया या आपका कीबोर्ड हो गया, इस तरीके से बहुत सारे आपके डिवाइस होते हैं, उनको हम प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं, जिसमें से पहले से सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं या एम्बेडेड होते हैं, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। अब आगे देखते हैं, यानी फर्मवेयर को हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यानी हार्डवेयर के अंदर का जो सॉफ्टवेयर हो उसको फर्मवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर इस तरीके से लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी ऐसा लगेगा। हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर, इसमें राउटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, आप इसमें माउस और कीबोर्ड और USB थंब ड्राइव भी जोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ऑटोकैड हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर यूज़र की ज़रूरत के अनुसार हैं, इससे सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको सिस्टम की ज़रूरत होती है, उस पर यूज़र की ज़रूरत नहीं होती। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे आप यूज़र अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके। तो मैक ओएस जो एप्पल के डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चलता है उसको मैक ओएस कहते हैं। लिनक्स है, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट विल वी डू टू सी द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थॉट द माउस। अगर माउस से हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखनी है तो हमें क्या करना होगा? माउस हमने बताया था, माउस में कितने बटन होते हैं भाई? 3 बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट बटन और एक राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन से क्या होता है? सेलेक्ट करना है किसी को या रन करना है तो हम लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और राइट बटन क्या करना है? मीनू जनरेट करना। क्या करना है? मीनू जनरेट कर। तो मीनू जनरेट का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, ओपन, और ये सारे के सारे, और लास्ट में आपका प्रॉपर्टी भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें किसका यूज़ करना है? माउस के राइट बटन पर क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, राइट क्लिकिंग, यानी उसको राइट क्लिक करेंगे तब उससे संबंधित जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। राइट क्लिक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रक्चर्स डज द USB अलाउ। USB जो होता है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर अलाउ करता है? तो USB के बारे में पहले समझ लेते हैं। USB में एक केबल यहाँ से निकलती है और उसके बाद में ऐसे एक केबल, 2 केबल, 3 केबल और 4 केबल निकल जाते हैं, ऐसे USB होती है। यानी एक USB में कितने पिन होते हैं? 4 पिन होते हैं।
यूएसबी में 4 पिन होते। तो आप यहाँ से देखेंगे तो एक ऐसे आपको तना गया है और यहाँ से आपको क्या एक शाखा मिल गई, एक शाखा इधर, एक शाखा इधर, एक शाखा इधर। कितनी शाखा मिली भाई? 4 शाखा मिली। ये किस तरीके से काम कर रहा है? ट्री, जैसे पेड़ होता है उसी तरीके से काम करता। तो यूएसबी जो स्ट्रक्चर काम करता है वो किस पर काम करता है? ट्री पर काम करता है, ट्री स्ट्रक्चर पर काम करता। जो यूएसबी है, A group of the 7 companies began the development of USB in 1995। 1995 में USB को 7 कंपनियों ने मिलकर डेवलप किया गया। कौन कौन सी कंपनी थी? कंपैक, डेक, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, नेक और नॉटेल। इतनी 7 कंपनियां मिलकर USB को डेवलप किया था। USB का जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है? 1996 में USB 1.0 आया। USB 1.0 आया और इसका ट्रांसफ़र जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट जो था वो 12 Mbps था। कितना? 12 Mbps था। 1998 में USB 1.1 आया जिसका ट्रांसफ़र रेट 12 Mbps इसका भी था। USB 2.0 आया 2001 में, जो 480 Mbps से डेटा स्पीड से वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता था। USB 3.0 जो आया 2008 में आया और ये 5 Gbps में डेटा ये ट्रांसफ़र किया, यानी इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और 3.1 जो आया वो 2013 में आया, 10 Gbps 10 GB पर सेकंड में ये डेटा ट्रांसफ़र करता है। 3.2 USB 3.2 2017 में आया और ये 20 GB, उससे भी ज़्यादा 20 GB डेटा PS यानी Gbps के हिसाब से। और सबसे लेटेस्ट जो है वो USB 4 आया है 2019 में, जो 40 GB डेटा PS के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, टू whom इज स्पैम रिलेटेड, यानी स्पैम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो स्पैम जो है वो क्या होता है? अनवांटेड मैसेज सेंड टू समवन समबडी बाई ईमेल स्पेशली एडवर्टाइजमेंट, यानी किसी के द्वारा भेजा गया अनवांटेड मैसेज स्पेशली एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत हो, उसको हम स्पैम कहते हैं। स्पैम एक तरह का वायरस आप समझ लें, वायरस है। और वायरस किस में होता है भाई? कंप्यूटर में वायरस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, Which of the following is not an input device? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो पहले तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर पहले समझते हैं। प्लॉटर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। रेमिंगटन रैंड के द्वारा 1953 में इसको डेवलप किया गया था। ये किसी भी प्रकार के मैप या आर्किटेक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर, 2 प्रकार के प्लॉटर होते हैं। 1953 में रेमिंगटन रैंड के द्वारा डेवलप किया। CRT मॉनिटर जो है ये भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कर्नल फर्नांड ब्राउन के द्वारा 1897 में इसको डेवलप किया गया था। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन जो है ये 1880 में डेवलप किया गया था। 1880 में डेवलप किया गया था। नैथलियन बेल्विन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो ईयरफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है। ईयरफोन जो है वो आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। सॉरी, ईयरफोन जो है वो भी आपका आउटपुट, इससे हम कोई म्यूज़िक या सॉन्ग या गाना सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट डिवाइस में आता है। डिजिटल कैमरा से हम किसी भी पिक्चर को कैच कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटर करना या इंसर्ट करना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना या इंटर करना इनपुट कहलाता है। वो किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो। तो इमेज इंटर करने के लिए हम डिजिटल कैमरा का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डिजिटल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 19 है, IBM स्टैंड फॉर, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM की शुरुआत कब हुई? IBM की शुरुआत 1880 में हरमन हुलरिथ ने एक टैबलेटिंग मशीन
बनाई, जिसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में हरमन होरेथ ने एक कंपनी की स्थापना की जिसे टैबलेटिंग मशीन कंपनी कहा गया, और उसी का नाम 1924 में चेंज कर दिया गया। उसका नाम क्या रख दिया गया? IBM रख दिया गया, यानी IBM की स्थापना 1924 में हुई। तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर कौन है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटेल है। इंटेल को जो वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ही 1971, यानी वर्ल्ड का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल, और मोरी एंड रॉबर्ट नोएल फाउंडेड इंटेल, यानी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 1971 में इसको डेवलप किया गया था। तो पहला जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आपका कौन सा है? इंटेल है। एप्पल जो है, एप्पल एक कंप्यूटर है, एक ब्रांड का कंप्यूटर है। इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। 1976 में इसको डेवलप, इस कंपनी के न्यू रखी थी। IBM के बारे में अभी हमने बता दिया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। SCL क्या होता है? SCL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और SCL टेक इज़ ए इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसिंग सर्विसेज, हेडक्वार्टर इज नोएडा, उत्तर प्रदेश। यानी SCL जो है वो इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टेंसी कंपनी है। कंसल्टेंसी कंपनी का मतलब सलाह देने वाली कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पे नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। और इसके जो फाउंडर है वो शिव नदार है। कौन है? शिव नदार हैं। 11 अगस्त 1976 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? इंटेल, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल था। 20-20 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं, बाकी आप 20-20 आगे करते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।